बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बेसिक कंसेप्ट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। तो उसमें एटम के बारे में सबसे पहले जो पेज में बताया गया है, एटम की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि एटम को कैसे डिस्कवर किया गया और एटम की क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले है एटम के बारे में। एटम इट वाज थॉट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। कि पहले ये कहा जाता था, ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो छोटे और इंडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। यानी ये कहा गया, ये सोचा गया कि मैटर जो है वो सिंपल और नाकाबिले तकसीम जो पार्टिकल्स हैं उन पर मुश्तमिल है। इसके बाद जो आइडिया था ग्रीक फ़िलासफ़र का, वो कहते थे, ग्रीक फ़िलासफ़र थॉट दैट मैटर कुड बी divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided। ग्रीक फ़िलासफ़र जो यूनानी फ़िलासफ़र वो ये सोचते थे कि मैटर को आप छोटे से छोटे पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं ताकि आप एक बेसिक यूनिट तक पहुंच सके। लेकिन जब आप उस बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं, मैटर को आप जब डिवाइड करते हैं स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उस बेसिक यूनिट को फर्दर जो है वो सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो डेमोक्राइटस था, ये भी एक एंशियंट जो था वो ग्रीक फ़िलासफ़र था, प्री सेक्रोटिक फ़िलासफ़र था, जो कि एंशियंट सिटी एबडीरा से ताल्लुक़ रखता था। उसको भी आजकल जो है वो जाना जाता है फ़ारसी फार्मूलेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में उसको जाना जाता है। उसने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया, ठीक है। जो ग्रीक फ़िलासफ़र ने आइडिया दिया था कि मैटर जो है वो स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है ताकि बेसिक यूनिट को तक पहुंचा जा सके और उसको मज़ीद जो है वो आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो डेमोक्राइटस ने ऐसे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया कि एटम्स का नाम दिया, जो कि एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव जो एटमोस वर्ड था उससे डिराइव किया गया। यानी उसने जो डेमोक्राइटस था उसने इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया और इसको एटम्स का नाम जो था वो एक वर्ड जो था एटमोस, जिसका मीनिंग जो था वो इनडिविजिबल या अनकटेबल था, उसके बेस पर इन पार्टिकल्स का नाम एटम्स रखा। However, the idea of Greek philosopher were not based on experimental evidences। ताहम जो ग्रीक फ़िलासफ़र थे, यूनानी फ़िलासफ़र थे, उनका जो कंसेप्ट था, उनका जो आइडिया था वो किसी एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंसेस थे, यानी जो भी तजर्बाती जो सबूत होते हैं जिस पर साइंस बेस करती है, उन पर बेस नहीं था उनका आइडिया। फिर उसके बाद लेट 17th सेंचुरी में, यानी 17 की सेंचुरी के बाद, the quantitative study of the composition of pure substances disclosed that a few elements were the component of many different substances। के जो 17वीं जो सदी थी उसके 17 सदी के जो लास्ट में क्या कहा गया कि क्वांटिटेटिव स्टडी जो थी प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन की जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ थी वो की गई। तो उसमें ये डिस्क्लोज़ हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स हैं, कि जो आपके पास उनकी कंपोजिशन आई, ठीक है। वो कहते थे कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो बहुत से डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोनेंट में शामिल हैं। तो ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि कैसे हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि कैसे एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और किस तरह कंपाउंड जो हैं उनको तोड़ के आप उनके कंस्टिट्यूएंट जो हैं एलिमेंट हैं वो बना सकते हैं, उनको उसको तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डॉल्टन, उसने रिकग्नाइज़ किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो है वो कहता था कि उनको सिर्फ उसी सूरत में आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप ये जान लो कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या चीज़ है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर
मैटर कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सेज इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के, यानी इनकी जो मास है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा, ठीक है, तो कोई मास जो है वो लॉस नहीं हो रहा। इसी तरह लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन फिक्स रेशो एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कि कोई भी आपके पास गिवन केमिकल कंपाउंड है तो उसके अंदर हमेशा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स रेशो में होंगे, और ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस सोर्स से जो है वो कंपाउंड आ रहा है या उसका कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया उसको तैयार करने के लिए। जैसे हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर के अंदर जो आपके पास H2O है वो H2O में आपके पास 2:1 की रेशो पाई जाती है, तो हर जगह जो रेशो होगी वो 2:1 होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम वाटर को कौन से सोर्स से ले रहे हैं या कौन से मेथड से जो है वो बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की ये डेफिनेशन आ गई और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की ये डेफिनेशन आ गई। अब जो जॉन डाल्टन था वो ये कहता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप ये कर सको कि जान सको कि जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद गिवन ही डेवलप एन एटॉमिक थ्योरी द मेन पोस्टुलेट ऑफ विच इज़ दैट, उसने एक एटॉमिक थ्योरी बनाई। जो जॉन डाल्टन था इंग्लिश स्कूल टीचर जो था उसने क्या बनाई, इसने एक एटॉमिक थ्योरी बनाई जिसका मेन पोस्टुलेट ये था कि ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ एटम्स, कि तमाम जो मैटर है वो एटम्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, एटम्स पर मुश्तमिल है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल है, विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो डिफ़र करते हैं, यानी वो मुख्तलिफ होते हैं। कि तमाम मैटर जो है वो आपके पास एटम्स पर मुश्तमिल है और वो एटम्स किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, और उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं। अब जी आती है जी डेफिनेशन एटम की। एटम क्या चीज़ है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो हिस्सा लेता है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो एटम कहलाता है। तो एटम क्या आ गया, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और वो चीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट की, वो एटम कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपके पास हीलियम और नियॉन जो हैं उनके पास एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम और नियॉन के अंदर ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं उनके एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, यानी वो आज़ादाना नहीं रह सकते। उनको रहने के लिए किसी न किसी दूसरे के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये था एटम के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन के बारे में। आई होप सो आपको इस लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।